नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। 8 नवंबर की जो घटना बुढ़ाना के डीएवी पीजी कॉलेज में हुई और जिस तरह प्रताड़ित होने के बाद जो सुसाइड किया उज्जवल राणा ने, हमें लगता है कि ऐसी घटना अगर किसी कॉलेज में कोई बच्चा सुसाइड करे तो मुझे लगता है कि वो सबसे घिनौनी हरकत होती है कॉलेज के लिए। और चूँकि यह निजीकरण का दौर है, इस निजीकरण के दौर ने तमाम संवेदना, तमाम नियम, कायदे कानून सब तार-तार कर दिए। और जिस तरह उज्जवल राणा की जो डेथ हुई है, डेथ के बाद जो लोगों में उबाल है, गुस्सा है, ये अलग बात है कि उस दिन जब तमाम जिम्मेदार लोग बैठे तो उन्होंने बहुत सारी मांग रखी, प्रशासन ने मांग स्वीकार भी की, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पता चला है कि एक पीटीआई गिरफ्तार हुए हैं, बाकी जो मुख्य आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार नहीं हुए और अभी भी लगातार छात्रों में उबाल है। तो हमारे पास छात्र हैं, तमाम छात्र हैं। विजित तालियान हैं, आप मेयर कॉलेज से हैं, हम इनसे बात करेंगे तमाम छात्रों से। तालियान साहब, अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए उसमें? अभी सिर्फ एक गिरफ्तार हुआ है, जो पीटीआई उस कॉलेज का था। अभी सिर्फ एक गिरफ्तार हुआ है और अभी सब फरार है। जो उस दिन मांग रखी थी, उस मांग पे कुछ हुआ? अभी उनमें से तो कोई पूरी नहीं हुई, सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है। मांग तो अभी तक कोई पूरी नहीं हुई, सिर्फ एक गिरफ्तारी और एक दिन का कॉन्डोलेंस, यही हुआ है बस। इस बीच में जैसे 8 तारीख से लेकर आज चूँकि 4-5 दिन हो गए, क्या कॉलेज प्रबंधन का कोई फ़ोन आया, कोई माफ़ी मांगी हो, सॉरी कहा हो परिवार के परिजनों के सामने? नहीं, कॉलेज ने कोई नहीं। कॉलेज ने दबाव जरूर दिलवाया है, पुलिस से दिलवाया है और पॉलिटिकल लोगों भी बता रहे थे, एक दो का कोई किसी का फ़ोन गया, तो अपने आप तो फ़ोन नहीं किया, दबाव दिलवाने का काम किया है बस। तो अभी चूँकि अब अरेस्ट भी है, अभी तो लोगों में गुस्सा बरकरार है। बहुत ज़्यादा उबाल लोगों में है, बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों में भरा हुआ है इस प्रकरण के प्रति। और यदि प्रशासन ने जल्दी ही सभी लोगों की गिरफ्तारी नहीं की तो शायद परिणाम बहुत घातक होगा। क्योंकि जब एक जवान बच्चे की, स्टूडेंट की डेथ होती है, उसके अलावा जो एक कला होती है, पता नहीं वो बच्चा बड़ा होकर जज बनता, वो पॉलिटिकल लीडर बनता, पुलिस ऑफिसर बनता, लेकिन कॉलेज में की जो असंवेदनहीनता है उसने बच्चे के पूरे जीवन को लिया। तो हम लोग बात करेंगे, हमारे साथी लोग हैं और सब स्टूडेंट हैं। आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम दक्ष चौधरी है। हमें बहुत बुरा महसूस हुआ, जैसे कि हम भी छात्री हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें बहुत बुरा महसूस हुआ कि क्या कारण रहे होंगे कि कॉलेज वालों की वजह से उस बच्चे को एक कदम उठाना पड़ा। उसके इंसाफ मिले, उसके लिए क्या होना चाहिए? इंसाफ के लिए जी देखो, हमने अपनी तरफ से अपनी प्रशासन के सामने हमने अपनी मांगे रखी हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई भी मांग नाजायज़ नहीं है। अगर वास्तव में अगर उज्जवल राणा को हमें इंसाफ दिलाना है तो हमारी जो 10 मांगे हैं वे प्रशासन को हर हाल में पूरी करनी ही होगी। उज्जवल की डेथ हो गई क्योंकि कॉलेज के नियम ऐसे थे, प्रताड़ित किया उसे लगा कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, उसने अपनी जान दे दी और कॉलेज ऐसा संवेदनहीन है कि 2 शब्द उसके पास नहीं है। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि उज्जवल राणा हम में से ही हमारी तरह एक स्टूडेंट था। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी परीक्षा है, उसका नॉलेज है उसके लिए। तो जी ये कॉलेज स्कूल वालों को सोचना चाहिए कि एक स्टूडेंट है, उसके सिर्फ 7,000 रुपये के लिए, जबकि उसने उसमें से थोड़ा जमा कर दिया था, जिसमें बताया गया 1,700 रुपये उसने जमा कर दिए थे। तो थोड़े चंद रुपयों के लिए एक बच्चे की पढ़ाई उसे छीन लेना, उसको पेपर ना देने, तो ये जी बहुत ही बुरा है। डॉक्टर साहब, क्या समाज में जो संवेदना एक शब्द है, क्या बिल्कुल मर गई? हम लोगों ने पहले बहुत सारे ऐसी घटना पहले भी हुई है कॉलेजों में। अगर कोई बच्चे ने इस तरह का काम किया, कोई बच्चा डेथ हो गई, तो कॉलेज प्रबंधन आगे माफ़ी मांगता था। उस समय लोगों में थोड़ी बहुत शर्म गैरत थी, संवेदना थी। क्या संवेदना मर गई बिल्कुल? देखिए, ये खाली संवेदनाओं का सवाल नहीं है, ये देश की नीतियों का सवाल है। 90 के बाद जिस तरह का एजुकेशन का मॉडल हमारे देश ने अडॉप्ट किया है, वो इस देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों के खिलाफ है। दरअसल अब पूरी एजुकेशन धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपी जा रही है। ये जो डीएवी कॉलेज है, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। दरअसल एक इंटर कॉलेज है, एक दूसरी संस्था है इसी मैनेजमेंट की, और वो एफिलेटेड है, एडिड कॉलेज है, वो एडिड इंटर कॉलेज है, ये प्राइवेट डिग्री कॉलेज है। उसी के एसेट से इस मैनेजमेंट ने ये कॉलेज डिग्री कॉलेज तैयार किया है। 150 बीघे का फार्म है इंटर कॉलेज का। उन सारे संसाधनों में जो लूट होती है, वहाँ कोई ऑडिट नहीं होता समय पर, फैकल्टी को समय पर सैलरी नहीं मिलती, वहाँ जो है पूरा लूट का जो तंत्र खड़ा किया है उसके दम पे ये कॉलेज चलता है। सारे जो रूल रेगुलेशंस हैं उनका वायलेशन होता है। यहाँ पर कोई छात्र संघ का चुनाव नहीं होता। यहाँ पर जो कृषि यंत्र हैं एग्रीकल्चर फार्म के, वो कॉलेज के कैंपस में ला करके रखे जाते हैं। प्रिंसिपल पिस्टल लेकर के चलता है, बाउंसर लेकर के चलता है,
लोकल थाने और तहसीलों को इस तरह की जो संस्थाएं हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो मंथली ओबलाइज करते हैं और उसी ओब्लिगेशन के बेसिस पे पुलिस उनके साथ में खड़ी होती है। ये एक पूरा नेक्सस बन गया है। एडमिशन के वक्त में ये संस्थाएं बड़े बड़े रैकेट चलाती हैं, देश भर में बड़े सब्जबाग दिखाए जाते हैं कि यहाँ का बड़ा प्लेसमेंट है, आप यहाँ एडमिशन लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बड़े बड़े सपने दिखा करके न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तक में यहाँ की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैंप लगाते हैं। दलालों का एक बड़ा नेक्सस है जो वहाँ से बच्चों को लेकर के आते हैं, यहाँ एडमिशन दिलाते हैं। जिन कोर्सेज में फ़ीस सरकारी कॉलेज में, अफिलेटेड कॉलेज में जिन कोर्सेज की फ़ीस 1500 रुपये, 2000, 3000 रुपये है, उनकी फ़ीस इन प्राइवेट कॉलेजेस में 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये है। हॉस्टल का अलग से वसूलते हैं। इसके अलावा ड्रेस के नाम पर 8 से 10,000 रुपये का बल्क में वसूलते हैं ये लोग। और आप देखिए डिग्री कॉलेजेस में जब हम भी डिग्री कॉलेजों में पढ़े, हम यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़े, कोई यूनिफॉर्म नहीं होती थी। ये यूनिफॉर्म इम्पोज करते हैं स्टूडेंट के ऊपर, उसके नाम पे एक मुश्त फीस वसूलते हैं। बल्क में घटिया लेवल का कपड़ा मंगा करके, घटिया जूते टाई मंगा करके उसको सिलवाते हैं और उसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है। वहाँ से मुनाफा कमाते हैं, मैथ से मुनाफा कमाते हैं। सोचिए कि मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस में रह के पढ़ा, मेरी फ़ीस हॉस्टल की सालाना 1000-1200 रुपये थी। मैं एक सामान्य किसान परिवेश से आता था। इन्हीं संस्थाओं में, मेरठ कॉलेज में कई कई हॉस्टल चलते थे। सारे हॉस्टल्स को बंद कर दिया मैनेजमेंट ने। हॉस्टल्स को बंद करके कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोल रहा है। मिठाई की दुकान चल रही है मेरठ कॉलेज के कैंपस में, तमाम प्राइवेट दुकानें चल रही हैं और वहाँ का मैनेजमेंट अक्सर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता अगर वो इन सारे सवालों को उठाते हैं। ये जो सारी संस्थाएं इस इलाके में खड़ी हुई हैं, ये आम जनता के पैसे से खड़ी हुई हैं। इन संस्थाओं को बनाने वाले जागरूक लोग समाज के लोग हैं। ये सरकारों ने खड़ी नहीं की, ये धन्ना सेठों ने खड़ी नहीं की ये संस्थाएं। ये मेहनत कशों के चंदे से, खून पसीने की कमाई से खड़ी हुई संस्थाएं हैं। और उस चंदे से खड़ी हुई संस्थाओं में इस तरह का हो रहा है कि आज उनके एसेट्स को बेचा जा रहा है, कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहे हैं, महंगी फीसें वसूली जा रही हैं, हॉस्टल बंद किए जा रहे हैं। एक बड़े हिस्से को पढ़ाई लिखाई से वंचित किया जा रहा है। अब एजुकेशन सिस्टम उस तरफ ढाल दिया गया है, खास तौर पर 90 में ग्लोबलाइजेशन के बाद से, जिसमें सारी सरकारें शामिल हैं। 90 के बाद से 2025 में हम खड़े हैं। सारी पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन पॉलिसी लेवल पर सब एक है। कोई इस बारे में नहीं सोचती कि इस गांव का गरीब का, किसान का, मजदूर का बच्चा अब डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, वो IIT में नहीं जा सकता, IIM में नहीं जा सकता। आप देखिए फीस स्ट्रक्चर कितना चेंज हो गया है। अमीरों के लिए एक अलग तरह की एजुकेशन, गरीबों के लिए एक अलग तरह की एजुकेशन। और उस पर भी एडमिशन के बाद वो स्टूडेंट्स को मजबूर करते हैं कि फोर्सफुली बाउंसर लगाएं, पिस्टल लेकर के प्रिंसिपल घूमता है उनका। ये सिर्फ एक DAV कॉलेज का मामला नहीं है, इस पूरे प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं की रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक शब्द है नो प्रॉफिट नो लॉस। हम लोग देख रहे हैं लगातार 2002 के बाद से लगातार देख रहे हैं, वो शब्द आ गया कि ट्रस्ट बना ली और नाम उस पर रख दिया कि नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन इतनी एजेंसी हैं भारत सरकार के पास, प्रदेश सरकार के पास, क्या कोई ये नहीं देखता कि ये पैसा इनके पास कहाँ से आता है? एक नाम हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस, कॉलेज लगातार खुलते जाते हैं। पूरे नेक्सस में सब मिले हुए हैं। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट इंडिया में है। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी लागू की आज़ादी के बाद, जो मॉडल एडॉप्ट किया, और उसमें ये किया कि प्राइवेट सेक्टर को भी एक स्पेस देंगे और पब्लिक सेक्टर उन सेक्टर्स में काम करेगा जहां जनता की नीड है, कॉमन मैन की नीड है। एजुकेशन ऑफ ऑल, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए सबके साथ, सबके लिए। आप सोचिए कि वो कंसेप्ट कहाँ चला गया। इसी इलाके के गरीब मजदूरों, किसानों के पढ़े हुए बच्चे, बहुत कम फीस में पढ़े हुए बच्चे, उन्होंने इस देश में नदियाँ बनाई, नहरें निकाली, इस देश में बांध बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप किए, इस देश को भुखमरी के कगार से ला करके खड़ा किया तो मेहनत कशों के बेटे बेटियों ने खड़ा किया। उसी एजुकेशन के बूते पर जो उन्होंने, जो आज़ादी के बाद मॉडल एडॉप्ट किया था। लेकिन 2025 तक आते आते हमने वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को मुनाफे के स्टेट में बदल दिया है। सरकारी संस्थाएं तक मुनाफे में तब्दील कर दी गई हैं और पूरा एजुकेशन सिस्टम तो इसका शिकार हो गया बुरी तरह से। अब सोचिए कि MBBS की फीस करोड़ों रुपए,
प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस में एग्जाम्स लीक होते हैं, पेपर्स लीक होते हैं उनके, और मैनेजमेंट कोटे की सीटों का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। तो केवल मेडिकल की पढ़ाई का नहीं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई का यही हाल है, तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज का यही हाल है। इवन सरकारी यूनिवर्सिटीज में, इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में ना के बराबर ट्रेडिशनल कोर्सेज की फीस होती थी। बाद में जितने सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आए हैं सबकी फीस प्राइवेट कॉलेजों की तर्ज पर रखी गई। तो पूरे देश में एक लूट मची हुई है और इस लूट के खिलाफ आवाज़ कोई नहीं उठा पाए, इसलिए स्टूडेंट्स यूनियन को ख़त्म कर दिया गया। लिंग 2 समिति की सिफारिशों के जरिए पहले एज का बार लगाया गया कि 25 साल से ऊपर का कोई आदमी छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ेगा। चूँकि जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक समझदारी विकसित हो चुकी होती है, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिस्टम को जान चुके होते हैं, वो अथॉरिटीज़ की चालबाजियों को समझने लगते हैं, वो अधिकारियों के अधिकारों के लिए लड़ना सीख जाते हैं। इसलिए पहले एज बार लगाया ताकि नए बच्चे छात्र संघों में आएँ। चूँकि नया बच्चा कोई आता है तो उसके पास पॉलिसीज की समझ नहीं होती है, कैंपस के एनवायरनमेंट को, कॉलेज के एनवायरनमेंट को समझने में उसको वक्त लगता है, उसकी ट्रेनिंग में एक वक्त लगता है, और जब तक वो सीखता है तब तक वो पास आउट करके चला जाता है। उसके बाद फिर जब छात्र संघों को इस तरह से ख़त्म किया गया लिंग 2 समिति की सिफारिशों के जरिए, फिर छात्र संघों के चुनाव कराने बंद कर दिए गए। 2017 से चुनाव बंद हैं। ये जो यूथ खड़ा है ये अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है मैनेजमेंट के साथ में। मेरठ कॉलेज कभी पेड़ कटवाता है, डीएवी कॉलेज फीस के लिए छात्र को आत्मदाह पे मजबूर कर देता है। तमाम संस्थाएं क्लासेज पे फोकस नहीं है, लैब पे फोकस नहीं है, एग्जाम्स पे फोकस नहीं है, करिकुलम पे फोकस नहीं है, फीस पे फोकस है, सुविधाएं छीनने पे फोकस है। हॉस्टल बंद करके आप कॉमर्शियल यूनिट्स खोल रहे हैं, मिठाइयों की दुकानें खोल रहे हैं कैंपस में। ये हालात पैदा कर दिए गए हैं। तो अपने लेवल पे जो स्टूडेंट्स लड़ते हैं इन चीज़ों के खिलाफ, वो लड़ नहीं पाए, इसके लिए साजिश रची जाती है। मुझे लगता है, मैं भी इसको पहले दिन से कवर कर रहा हूँ इस पूरे केस को, मुझे लगता है कि ये झगड़ा सिर्फ फीस का नहीं है, ये मैनेजमेंट की जो क्रूरता है, मैनेजमेंट की जो तानाशाही और भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ उज्जवल दीवार बन के खड़ा होना चाहता था। वो स्टूडेंट्स को मोबिलाइज कर रहा था, वो एक छात्र नेता के तौर पर काम कर रहा था। 5-7 हज़ार फीस का मसला नहीं था, अधिकारों की लड़ाई का सवाल था। और मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ये मैसेज देना चाहते थे कि जो आवाज़ उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल उसके बालों को पकड़ करके घसीटते हुए बाहर लेके आते हैं, पिस्टल लगा करके, बाउंसर्स को बुलाते हैं, पुलिस से बुला के सार्वजनिक तौर पर उसकी पिटाई करवाते हैं, ताकि कोई और स्टूडेंट ये हौसला ना जुटा सके कि अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी है, दहशत पैदा हो जाए। और हुआ वही, जो बच्चे उज्जवल के साथ खड़े थे वो इतना सहम गए कि जब उज्जवल के साथ ये हो रहा था तो कोई साथ में नहीं आया, उस वक्त डर गए। वो तब सड़क पे आए जब इस पूरी बेल्ट के नेता सड़क पे आ गए और उज्जवल के पार्थिव शरीर को डीएवी कॉलेज के गेट पर रखा गया। तो तब 10,000 से ज़्यादा छात्रों का हुजूम वहाँ पर मौजूद था, तब खुल करके बोले बच्चे और बच्चियाँ उस समय। तो देखिए ये हालात, आज कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसके गेट पे बाउंसर्स नहीं है, कोई प्राइवेट एजुकेशन का सेंटर ऐसा नहीं है जिसके मालिकों और मैनेजमेंट के एक टेलीफोन पे पूरी पुलिस खड़ी नहीं हो जाती। जाके एक कॉमन मैन के साथ घटना होती है तो घंटों में पुलिस पहुंचती है, और ये एक फ़ोन करते हैं तो पूरी पुलिस खड़ी हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप किस तरह के इश्यूज फेस कर रहे हैं इस पर थोड़ा बात कीजिए। ये जो आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चिट्ठी घूम रही है, एक प्राचार्य का पत्र है और वो शायद एसएचओ के नाम लिखा हुआ है, और उसमें वो कह रहे हैं 2-3 और लोगों पर आरोप लगाए हैं कि ये लोग आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं। तो ये चिट्ठी एकाएक क्यों आ गई, देखिए आपने? हाँ सर, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही वो चिट्ठी देखी थी। उसमें आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बच्चे उसको उकसा रहे थे, और जबकि तो आप सभी लोग जानते हैं कि उकसा कौन रहा था उसको। प्रिंसिपल की ऑडियो भी उसमें वायरल है, प्रिंसिपल खुद मीडिया के लोगों से कह रहे हैं, पत्रकार बंधुओं से कह रहे हैं कि जो मरता है मरने दो, मैंने कोई धर्मशाला यहाँ पे किसी के बाप की नहीं खुली हुई है, जो मर रहा है तो उसको मरने दो, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कौन उकसा रहा था, कौन उसको रोक रहा था। तो देखिए सर, मैंने चिट्ठी वाली
प्राइवेट कॉलेज में, जो कि कॉलेज में ये तो पता चला कि उन्होंने एक संगठन तैयार किया था छात्रों का बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए, तो क्या संगठन बनाना इतना अपराध है कि उसे इतना प्रताड़ित कर देंगे कि वो मरने को मजबूर हो जाएगा? अपराध तो बढ़ा दिया सर इन्होंने, देखा तो आपने, वो अपराधी तो बढ़ा दिया था स्टार्टिंग में वो भी अपराधी मान लिया, उसके साथ ही 2 दिन तक थाने में बैठा के रखे कि इन लोगों ने उसको उकसाया हुआ था, जबकि वो तो उसका साथ देने का काम कर रहे थे बेचारे, वो तो उसका समर्थन कर रहे थे, उसकी लड़ाई में उसके साथ खड़े थे। तो अपराधी तो ये लोग बना देते हैं, ऑटोमेटिक बना देते हैं सर, पता भी नहीं लगता। कहीं आप यूनिवर्सिटी में जाके देखो, कॉलेजों में जाके देखो, कई ऐसे स्टूडेंट लीडर आपको मिलेंगे जो पूरा दिन छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं और फिर वो दोपहर के टाइम जाके कचहरी में अपनी तारीख लगाते हैं, क्योंकि उनको अपराधी बना दिया जाता है, ज़बरदस्ती बना दिया जाता है। उनको पता भी नहीं लगता कब उन पर कौन सा मुकदमा लग गया, कब उन पर गैंगस्टर आ गई, कब उन पर गुंडा एक्ट आ गई, कब उनको जिला बदली कर दिया गया। वो स्टूडेंट जो थे उनके साथ के, वो बता रहे थे कि इस घटना से पहले भी कई बार पुलिस को बताया, जब लगातार कॉलेज प्रबंधन प्रताड़ित करता था, तो लेकिन पुलिस प्रबंधन के पक्ष में खड़ी होती थी। हाँ सर, उसने बताया, उसकी वीडियो में मैं तो खुद वहाँ पे जब उज्जवल को हॉस्पिटलाइज करने गए, उसको एडमिट कराने के लिए गए, तो मैं खुद वहाँ पे था। मैंने पूछा उज्जवल से क्या मामला था, तो उसने बताया कि पुलिस ने खुद कॉलेज में मेरे साथ मारपीट की, एसडीएम ऑफिस पे मेरे साथ मारपीट की। तो ये हालात उसके साथ बढ़ा दिए गए। उज्जवल ने क्या बताया वो बताओ एक बार, आपकी क्या बात हुई? मेरी उज्जवल से बात हुई, मैंने पूछा भाई ऐसा कदम क्यों उठाया, तो उसने बताया कि भैया मुझे इतना अपमानित कर दिया गया था, इतना प्रताड़ित मुझे कई दिनों से किया जा रहा था। मैं अपनी नहीं, अपने सभी साथियों की मांग को लेकर के बार बार प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये मांग है हमारी, ये मांग लो। वो कोई फीस माफ़ी के लिए उनके पास नहीं जा रहा था, वो छात्रों को कुछ समय दिलाने के लिए उनके पास जा रहा था कि हफ्ते 2 हफ्ते का हमें समय दे दीजिए, हम उसमें जमा करा देंगे। वो कई बार प्रिंसिपल के पास गया, उसने उन्हें माँ बहन की बद्दी गालियाँ दी, सभी छात्रों के सामने बाल पकड़ के उसके साथ खींचातान की गई, मारपीट की गई। उसके बाद वो एसडीएम ऑफिस गया, एसडीएम ऑफिस में वहीं के पीटीआई और सभी लोगों ने उसकी एप्लीकेशन पहले ही नीचे फाड़ दी और पुलिस ने जबरन उसके साथ वहाँ पे मारपीट की, फिर कॉलेज में आके उसके साथ मारपीट की। तो ये हालात उसके साथ बढ़ा दिए गए थे। जो उस दिन जो 10 नवंबर को लगातार प्रशासनिक अधिकारी आए, तमाम पॉलिटिकल लोग थे जो कुछ मांग उन्होंने स्वीकार भी की है, मांग पूरी करेंगे। तो चूंकि उस दिन तो पॉलिटिकल लोग आ गए, लगातार तो नहीं रहेंगे पॉलिटिकल लोग, तो जो स्टूडेंट यूनियन है क्या कुछ ऐसा प्लान तैयार किया कि अगर मांग समय पूरी नहीं होती तो जो छात्र संघ है, तमाम छात्र नेता है, कुछ ऐसा प्लान है जो साथ खड़े होंगे? बिल्कुल अड़के खड़े होंगे सर। यदि तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, जो वादे वहाँ पे प्रशासन करके गया था वो सभी पूरे नहीं होते, तो उज्जवल की शोक सभा में बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। उज्जवल की डेथ को लेकर कैसी चर्चाएं हैं कॉलेजों में? बहुत ही गलत चर्चाएं हैं जी, जैसे कि बच्चों में डर पैदा हो गया है आपस में कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो मतलब हर बच्चा गलत कदम उठाने के लिए उत्सुक है कि गलत मतलब यही है कि बच्चों की बात दबाई जा रही है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं दबा हुआ है मैनेजमेंट के तरफ से। मैनेजमेंट पता नहीं किस तरीके से उन्हें दबा रहा है। क्या अब जो छात्र नेता हैं, जो हमारे संगठन इतने कमज़ोर हो गए कि पहले हमने देखा आपसे 10-20 साल पहले कि जो प्रबंधन है वो कभी प्रभावी नहीं होता था, छात्रों पर कभी प्रभावी नहीं होता था, और आज हमें लग रहा है कि प्रबंधन पूरी तरह हावी है। इसका सीधा असर छात्र संघ चुनाव पे है जी। छात्र संघ चुनाव जब से बंद हुए, जब से ये लोग हावी हुए हैं, आज तक देख लो, जब से जैसे आपने कहा, आज से पहले जितने छात्र संघ जब चुनाव होते थे, जो हमारे लीडर हुआ करते थे, वे हावी नहीं होने देते थे इन जैसे तमाम, मैं तो गद्दार और मैं तो बहुत भद्दे लोग कहूँगा इनको, जो एक बच्चे के साथ एक ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं कि उससे कहते हैं कि तू मर जा, मेरी तरफ से मरता हूँ मर जा। ये ना तो एक शिक्षक के लिए अच्छा दर्शाता है, ना ही एक अच्छे आदमी के लिए भी। मानवता तो बिल्कुल देखो जी ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि हमने उज्जवल के साथ देखा, मानवता भी थोड़ी बहुत नहीं बची। क्या ऐसे प्रबंधन के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? जी, आवाज़ उठाने की तो बिल्कुल ज़रूरत है। ये जो छात्र संघ चुनाव जी बंद करे गए हैं, इसका एक ही लक्ष्य है कि छात्र अपनी आवाज़ ना उठा पाए, कि इनके खिलाफ़ कोई भी खड़ा ना हो पाए, और कोई खड़ा हो जाए तो उन पे झूठे आरोप लगा दी जाए। और बस इन्हें छात्रों की आवाज़ बंद करनी है कि इनके खिलाफ़ कोई खड़ा ना हो। कुछ भी विषय उठता है तो ये अपना पीछे हट जाते हैं, और अगर हम थोड़ा भी जोर डालें तो गाली गलौज पर उतर आते हैं, और इनका पूरा दबाव रहा है स्टूडेंट पे, बस के स्टूडेंट की आवाज़ ना उठे। डॉक्टर साहब, पिछले अगर हम 2 दशक की बात करें तो चंद कॉलेज थे,
और कॉलेज के बाद जिसका एक कॉलेज उस समय खुला 2004-05 में, आज कोई 10 कॉलेज का मालिक है, कोई 20 कॉलेज का मालिक है, और तमाम लोग कहते हैं कि हम तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम चल रहा है, सबने ट्रस्ट बना रखी है। तो क्या सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है कि वो कितने बड़े आदमी हो गए और जो वहाँ पढ़ने वाले लोग हैं, जो वहाँ टीचर हैं, जो तमाम फैकल्टी हैं, क्या है उनके पास में? अभी पिछले दिनों हापुड़ की एक यूनिवर्सिटी का केस सामने आया, मोनार्ड यूनिवर्सिटी का। वो सीधे डिग्री बांट रहे थे। मुझे लगता है कि सरकार को खुली छूट दे देनी चाहिए इस तरह की डिग्री बांटने की, जो चल रहा है इस समय एजुकेशन सिस्टम में। ये वो तो बिना एडमिशन के वो बिना एडमिशन के पैसे लेकर के सीधे डिग्री बांट रहा था। ये जो बांट रहे हैं, इसमें देखिए ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनमें धंधा चलता है कि वो एडमिशन कर लेते हैं, पूरे साल क्लास नहीं चलती, क्लास न करने के पैसे अलग हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में पास कराने के पैसे अलग हैं, एग्जाम में पास कराने के पैसे अलग हैं। और आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपसे अगर कोई टूट फूट होती है तो उसका कई गुना फाइन लगाने के पैसे अलग हैं। यही डीएवी कॉलेज, इसमें कोई लाइब्रेरी नहीं है, जिसका स्टूडेंट उज्जवल राणा था। उज्जवल राणा की एक मांग ये भी थी कि वहाँ पे कॉलेज में लाइब्रेरी बने। कॉलेज में एग्रीकल्चर फार्म के कृषि यंत्र खड़े हो रहे हैं। एग्रीकल्चर फार्म है इंटर कॉलेज का, उसका ट्रैक्टर और कृषि यंत्र फैले हुए हैं कॉलेज के कैंपस में। ये हालात हैं। पूरे एजुकेशन सिस्टम को जिस मुहाने पे, जिस मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया है इस निजीकरण ने, वो बेहद खतरनाक है। और जो नई पीढ़ी है वो एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रही है इन पूरे हालात की वजह से, जहां एजुकेशन ही गायब है, जहां सिर्फ सर्टिफिकेट्स होंगे लोगों के पास, महंगी फीस देने के बाद कोई क्वालिटी नहीं होगी। हमने देखा कि जो रैंकिंग होती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की, जो वो रैंकिंग करने वाली संस्था है नैक, उसी के एक चेयरमैन ने एलिगेशन लगा दिया कि पैसे लेकर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए कुछ संस्थाएं नैक हासिल कर रही हैं, तो इनका दोबारा से चेकिंग होनी चाहिए। और ये कहते हुए उसने रिजाइन कर दिया, उससे कुछ नहीं हुआ उस पर आज तक। तो आप सोचिए कि इस लेवल का करप्शन पूरे एजुकेशन सिस्टम में है। हमने अभी हाल में देखा कि एमबीबीएस की सीटें बढ़वाने के लिए जब सीबीआई ने छापा मारा, कुछ कॉलेजों को पकड़ा, तो एमबीबीएस की सीटें बढ़वाने के लिए वो बार्गेनिंग कर रहे थे, पैसा दे रहे थे। तो कैसा डॉक्टर हम तैयार करेंगे कि जहां लैब नहीं है, जहां इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, जहां एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और डॉक्टर तैयार हो रहा है, डिग्री लेके बाहर निकल रहा है। ये हालात बन गए हैं। निश्चित तौर पे ये सारे सवाल आपस में गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और उज्जवल राणा चला जरूर गया, लेकिन उसने मर कर के पूरे सिस्टम का पर्दाफाश कर दिया। वहाँ भी हमने जितने नेताओं के भाषण को सुना, उनके भाषणों को जब आप गौर से सुनेंगे, हमारे चैनल पे भी अवेलेबल हैं वो, सबके भाषणों में चिंता स्पष्ट तौर पे झलक रही थी। कई लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस पूरी संस्था का ऑडिट होनी चाहिए, कितनी कमाई है, कितना खर्चा है, फैकल्टी मानकों के अनुरूप है कि नहीं है। आप सोचिए, वो परचून की दुकान की तरह कॉलेज चला रहे हैं, प्रिंसिपल पिस्टल लगा के घूम रहा है बाउंसर लेकर के, फैकल्टी मनमर्जी से ले आ रहे हैं, वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। उसको सैलरी मानकों के हिसाब से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके काम के घंटे फिक्स हैं कि नहीं है, इसके कोई मायने नहीं है। क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, इसके कोई मायने नहीं है। तो उज्जवल चला गया इस दुनिया से, लेकिन इस दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हमारे देश में, उस पर उसने बड़े सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम इस मसले पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, भविष्य में और भी रिपोर्ट्स करेंगे इस पे, और ऐसे बहुत सारे छात्र नेताओं से बात करेंगे जिनके लिए छात्र राजनीति और पढ़ाई करना आज ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि आज छात्र राजनीति करने को ही अपराध घोषित कर दिया गया है, इलेक्शंस बंद कर दिए गए हैं। कोई स्टूडेंट आवाज़ उठाने की कोशिश करता है अपने समूह की, तो उसका हश्र उज्जवल राणा की तरह किया जाता है। प्रिंसिपल उसको बालों से घसीट के भीड़ में ले आता है, मारता है, पुलिस से पिटवाता है और अंततः आत्मदाह के लिए मजबूर कर देता है। सवाल बड़े हैं, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे ही मरने देंगे या इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? धन्यवाद, नमस्कार।